हर हर महादेव। आज मैं आपको अपनी उस केदारनाथ धाम की यात्रा के बारे में बताने वाला हूँ जो मैंने उस टाइम की थी जब सबसे ज़्यादा भीड़ थी। हम सबके प्रिय भगवान भोलेनाथ का केदारनाथ धाम एक ऐसा धाम है जिसमें जाने का हर शिव भक्त का सपना होता है। उत्तराखंड की 4 धाम की यात्रा में से केदारनाथ धाम में सबसे ज़्यादा भीड़ होती है और हर साल केदारनाथ धाम जाने वाले भक्तों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। अब मैं आपको अपनी उस यात्रा के बारे में बताने वाला हूँ जो कि मैंने भयंकर भीड़ होने के बाद भी पूरी की है। मेरी इस यात्रा से आपको बहुत कुछ नई नई बातें सुनने को मिल सकती हैं जो कि आपकी आने वाली यात्रा में बहुत ही काम की साबित हो सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं हर साल केदारनाथ धाम जाता हूँ और हर साल कपाट बंद होने से एक हफ्ता पहले ही केदारनाथ धाम जाता हूँ क्योंकि उस टाइम मुझे वहाँ भीड़ कम मिलती थी। लेकिन पिछले साल यानी 2022 में पूरी कहानी बदल गई है केदारनाथ धाम की। मैं हर साल केदारनाथ धाम जाता हूँ तो एक साल पहले से ही मैं अपनी वो तारीख फिक्स कर लेता हूँ जिस दिन मुझे हरिद्वार से निकलकर अगले दिन केदारनाथ धाम पहुँचना होता है। 2022 से पहले मैं केवल अपनी बस की बुकिंग करता था, बाकी रहने के लिए मुझे गौरीकुंड और केदारनाथ धाम में आराम से जगह मिल जाती थी, वो भी सबसे कम प्राइस पर। और इससे जुड़े वीडियो में पहले ही अपने चैनल पे दे चुका हूँ जिससे मैंने आपको कम से कम प्राइस में वहाँ रूम की बात बता रखी है। 2022 में मेरी यात्रा का पूरा प्लान तैयार था। मुझे 15 अक्टूबर को हरिद्वार से निकलना था, 16 तारीख को पैदल ट्रैक करके मुझे केदारनाथ पहुँचना था और केदारनाथ से 18 तारीख को मुझे वापस आना था, यानी मैं एक दिन वहाँ रुकने वाला था एक्स्ट्रा। मई के महीने में मैंने केदारनाथ धाम में रूम बुक कर लिया था जो केवल एक दिन के लिए था, लेकिन गौरीकुंड में मैंने कोई रूम बुक नहीं किया था क्योंकि मुझे लगा गौरीकुंड में मुझे रूम बहुत आराम से मिल जाएगा। साथ ही मैंने अपनी बस की बुकिंग भी पहले कर ली थी क्योंकि मुझे मालूम है टाइम पर कोई बस नहीं मिलेगी। अगर आप भी अपनी यात्रा पर आ रहे हैं तो बस की बुकिंग आप एडवांस में ही करके रखिए क्योंकि ऑन द स्पॉट ऑन द टाइम आपको वहाँ कोई बस नहीं मिलने वाली और बस की बुकिंग आप मेरे माध्यम से कर सकते हैं। जैसे जैसे मेरी यात्रा की तारीख करीब आती जा रही थी वैसे वैसे केदारनाथ धाम में भीड़ ज़्यादा से ज़्यादा होती जा रही थी। केदारनाथ धाम में ऐसी भीड़ मैं पहली बार देख रहा था, इससे पहले मैंने कभी इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं देखी। इतनी ज़्यादा भीड़ देखकर अब मुझे भी लगने लगा था कि मुझे गौरीकुंड में कोई रूम नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने अपनी यात्रा से पहले अपने दोस्त को फ़ोन लगाकर रूम बुक करने की कोशिश की। केदारनाथ धाम और गौरीकुंड के लिए मैंने कुछ जुगाड़बाजी कर ली थी। यात्रा से पहले मैंने अपना बैग तैयार किया जिसमें मेरी जैकेट, ठंड से बचने के लिए ज़रूरी सामान और एक जोड़ी मंदिर के लिए कपड़े थे। इसके अलावा एक टॉर्च मैंने अपने साथ रखी और पैदल रास्ते के लिए कुछ नमकीन और बर्फ़ी भी अपने साथ रख ली क्योंकि जब हम पैदल चढ़ाई करते हैं तो हमारा कुछ ना कुछ खाने का मन करता है। तो ऐसे में अगर हमारे पास में कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं तो हमारी यात्रा और भी सुहानी हो जाती है। मेरी यात्रा की तारीख करीब आ गई और मैं 15 अक्टूबर को सुबह 5 बजे बस में बैठकर अपनी केदारनाथ की यात्रा पर निकल गया। अक्टूबर के महीने में केदारनाथ धाम में मई जैसी भीड़ थी, सड़कों पर जाम लगा हुआ था और सबकी बस और कार को सीतापुर रोका जा रहा था। सोनप्रयाग में जब भीड़ ज़्यादा हो जाती है तब किसी भी बस या कार को सोनप्रयाग नहीं जाने दिया जाता। सीतापुर में पार्किंग बनाकर सभी वाहनों को वहीं रोक दिया जाता है। सीतापुर से आपको पैदल ही सोनप्रयाग जाना पड़ता है। सीतापुर पार्किंग से सोनप्रयाग पैदल जाने में आपको लगभग 15 से 20 मिनट लग जाते हैं, तो ज़्यादा दूर नहीं है, आप बहुत आराम से सीतापुर से सोनप्रयाग जा सकते हैं। तो मैं भी शाम के 4 बजे तक सोनप्रयाग पहुंच गया और उसके बाद बारी थी गौरीकुंड में रूम बुक करने की। जिस बंदे को फ़ोन करके गौरीकुंड में रूम बुक करना था उस बंदे से मुझे सोनप्रयाग में मिलना था। मैंने सोनप्रयाग पहुंचकर उस बंदे को फ़ोन किया और फिर उसके पास जाकर रूम की बात बोली। उसने मुझसे बोला, आप थोड़ा इंतज़ार करिए, मैं आपके लिए गौरीकुंड में रूम बुक करवाता हूँ। शाम के 4 बजे से लेकर 5:30 तक मैं वहीं बैठा रहा। 5:30 बजे के आसपास उसने मुझसे बोला कि गौरीकुंड में रूम बुक नहीं हो पाएगा, सभी रूम वहाँ फुल हो चुके हैं। उसकी ये बात सुनकर मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। एक तो मौसम ठंडा था, ऊपर से उसने मुझे 2 घंटा बैठाने के बाद मुझे रूम के लिए मना कर दिया, तो ऐसे में तो मूड ख़राब होना ही था। अक्टूबर के महीने में दिन छोटे होते हैं और मौसम भी ठंडा होता है,
तो अब मेरे पास गौरीकुंड जाके रूम सर्च करने का समय नहीं बचा था, इसलिए मैंने सोनप्रयाग में ही रुकने का फैसला किया। मैं अकेला बंदा था, इसलिए मुझे कोई भी रूम देने को तैयार नहीं था, लेकिन मुझे एक बेड मिल गया था जिसका प्राइस मात्र 300 रुपये था। मुझे रात काटने के लिए जगह मिल गई थी, तो मैंने सोचा जल्दी सोकर मॉर्निंग्स में सोनप्रयाग से 3 या 4 बजे तक निकल जाऊंगा, क्योंकि मेरा मकसद होता है जितनी जल्दी मैं यात्रा करूं उतनी जल्दी मैं केदारनाथ धाम पहुंच जाऊंगा। मुझे पूरे दिन की थकावट थी, इसलिए मुझे रात को 8 बजे ही नींद आ गई। उसके बाद मैं 1 बजे के आसपास, यानी रात के 1 बजे के आसपास उठा और बाहर रोड पर जाकर देखा तो वहाँ 1:30 बजे भी लोग गौरीकुंड के लिए जा रहे थे। लोगों को जाते देखकर मेरी तो नींद ही खत्म हो गई और मैंने अपना सामान उठाया और ठीक रात के 2 बजे मैं सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए निकल गया। जब मैं गौरीकुंड के लिए निकला तो मैं अकेला ही था, आसपास कोई नहीं था। सोनप्रयाग से गौरीकुंड की तरफ जाते हुए एक पुल आता है, उसी के बाद हमें गौरीकुंड जाने के लिए गाड़ी मिलती है। रात के 2 बज रहे थे तो गिनी चुनी गाड़ियां वहाँ खड़ी हुई थी और वो सवारी का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने बोला जब कोई सवारी आएगी तब हम आपको गौरीकुंड लेकर जाएंगे। मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लेता हूँ। इतने में गौरीकुंड से एक गाड़ी आई जिसमें कुछ सवारियाँ उतरी और वो गाड़ी वाला वापसी गौरीकुंड जा रहा था। उसने मुझसे बोला कि इस टाइम मैं गौरीकुंड जा रहा हूँ, अगर आपको चढ़ना है तो आप मेरे साथ चल सकते हो, मैं आपको गौरीकुंड छोड़ दूंगा। तो मैं उसकी गाड़ी में बैठा और 2:30 बजे के आसपास गौरीकुंड में पहुंच गया था। उसके बाद मैंने गौरीकुंड पहुंचकर एक अदरक वाली गर्मा गर्म चाय पी, क्योंकि मौसम बहुत ठंडा था और 17 किलोमीटर की पैदल यात्रा मुझे करनी थी, तो एक चाय तो बनती थी, वो भी अपनी यात्रा शुरू करने से पहले। अब मेरा मूड बिल्कुल ठीक था, क्योंकि सही टाइम पर मैं गौरीकुंड पहुंच गया था और अपनी यात्रा शुरू करने वाला था। मॉर्निंग में 3 बजे के आसपास मैंने अपनी केदारनाथ यात्रा गौरीकुंड से शुरू की। मौसम बहुत ठंडा था, जगह जगह अंधेरा भी था, लेकिन मेरे पास मेरी टॉर्च थी, जिसकी वजह से मुझे पैदल रास्ते में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आई। अकेले चलने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है, जहाँ हमारी मर्जी होती है वहीं हम रुक जाते हैं। ना किसी के पीछे रहने की टेंशन होती है और ना ही किसी के आगे निकल जाने का गम होता है। अकेले सफ़र का मज़ा ही कुछ और है। आसमान में अंधेरा होने के कारण और मौसम ठंडा होने की वजह से मुझे पैदल चलने में बड़ा मज़ा आ रहा था। थकावट नाम मात्र को हो रही थी। मेरा विचार था कि मैं किसी तरह अंधेरे अंधेरे में रामवाड़ा तक पहुंच जाऊं, क्योंकि केदारनाथ की जो थका देने वाली चढ़ाई शुरू होती है वो रामवाड़ा से ही शुरू होती है। धीरे धीरे भोलेनाथ का नाम लेते हुए मैं आगे बढ़ रहा था। रामवाड़ा से पहले भीमबड़ी आता है, उसी से पहले रुककर मैंने गर्मा गर्म मैगी खाई। मेरा चाय पीने का भी विचार था, लेकिन सच बोलूं तो केदारनाथ के पैदल रास्ते में आपको कहीं भी ढंग की चाय नहीं मिलती, इसलिए मैंने पूरे रास्ते केवल मैगी खाई, चाय नहीं पी। आराम से चलते हुए, फोटो क्लिक करते हुए और भोलेनाथ का नाम लेते हुए मैं लगभग 11 बजे यानी सुबह के 11 बजे के आसपास में बेस कैंप पहुंच गया। बेस कैंप पहुंचने के बाद मैंने वहीं बैठकर थोड़ा आराम किया, क्योंकि जो मेरी रूम की बुकिंग थी उसके लिए मुझे 12 बजे GMVN में जाना था। 12 बजे वो लोग मुझे एंट्री देते, तो इसलिए मैंने वहाँ थोड़ा आराम किया और जब टाइम हुआ तो फिर मैं GMVN के उस रूम में चला गया जो मैंने मई के महीने में अपने लिए बुक किया था। मैंने अपना रूम सर्करोहिणी में बुक किया था। ठीक 12 बजे सर्करोहिणी पहुँच गया और उस रूम में मुझे गीजर भी मिला, तो मैं गर्मा गर्म पानी से नहाने के बाद भगवान भोलेनाथ से मिलने चला गया। अपने सामने भोलेनाथ का मंदिर देखकर मेरा मन बहुत खुश हुआ। जाते ही सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के सामने मैंने हाथ जोड़े और मन ही मन भगवान से बात करने लगा। मैं उस टाइम मंदिर के अंदर नहीं जा सकता था, क्योंकि मंदिर में जाने वालों की इतनी लंबी लाइन थी कि अगर मैं लाइन में लगता तो मेरा नंबर रात के 10 बजे के बाद आता। सच में बहुत भयंकर भीड़ अक्टूबर के महीने में हो रही थी। मेरे पास टाइम बहुत था, क्योंकि मैं जल्दी केदारनाथ धाम पहुंच गया था, इसलिए मैं आराम से पूरी केदार घाटी घूमा। और वो दिन ऐसा दिन था जब मौसम अचानक बिगड़ गया। पहले बारिश हुई, फिर स्नोफॉल होने लगी और शाम होते होते पूरी केदार घाटी में पहाड़ों पर बर्फ की सफ़ेद चादर बिछ गई। फिर शाम को मैं थोड़ा आराम करने अपने रूम में चला गया और फिर आरती के टाइम दोबारा मंदिर के पास आया। खूब भयंकर भीड़ थी, लोग बारिश में भी लाइन में खड़े हुए थे। शाम की आरती देखने के बाद अब मेरी बारी थी मंदिर के अंदर जाने की, लेकिन लाइन लंबी देखकर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी लाइन में लगने की, इसलिए
मैं मंदिर के पीछे वाले गेट में गया तो मैंने वहाँ देखा कि कुछ लोग मंदिर के अंदर जा रहे थे और जो मंदिर के पास पुलिस वाले खड़े हुए थे वो लोगों को अंदर जाने दे रहे थे, यानी उन्हें नहीं रोक रहे थे। बस फिर क्या था, मैं भी पीछे वाले गेट से अंदर गया और भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए। दिल को बड़ा सुकून मिला भगवान भोलेनाथ के दर्शन करके। अब बारी थी अगले दिन मॉर्निंग में भगवान भोलेनाथ से मिलने की। इतनी ज़्यादा भीड़ देखकर मैंने मन ही मन में सोच लिया था कि मॉर्निंग में 2 बजे ही आकर लाइन में लग जाऊंगा ताकि मंदिर खुलने पर मेरा पहला नंबर आ जाए। अगले दिन नहाने के बाद मैं मॉर्निंग में 2 बजे मंदिर के पास आया, लेकिन मेरे आने से पहले ही वहाँ लोग लाइन में लगे हुए थे, परंतु लाइन बहुत छोटी थी, 25 या 30 लोग ही लाइन में लगे हुए थे। मैं भी उनके पीछे लाइन में लग गया। मौसम ठंडा था और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। एक दिन पहले स्नोफॉल हो चुकी थी तो इसलिए टेम्परेचर माइनस में था, तो मुझे पूरा मजा आता लाइन में खड़े होकर रहने का। लाइन में खड़ा खड़ा पूरे टाइम में ओम नमः शिवाय का जाप करता रहा। 3 बजे तक लाइन 2 किमी लंबी हो गई थी और 5:30-6 बजे के आसपास मंदिर खुला। फिर अंदर जाके मैंने भोलेनाथ के दर्शन किए, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा थी, सब एक दूसरे को धक्का देने में लगे पड़े थे। भगवान भोलेनाथ के दर्शन तो हो गए, लेकिन इस बारी मन की संतुष्टि नहीं मिली। इसका मेन कारण सबसे ज़्यादा भीड़ होना था। इतनी भीड़ में कहाँ से भोलेनाथ के दर्शन हो सकते थे। हालात ऐसे थे कि इसमें कोई कुछ कर भी नहीं सकता था। मंदिर में दर्शन करने के बाद फिर मैं ऊपर भैरवनाथ जी के मंदिर में चला गया। केदारनाथ मंदिर से भैरवनाथ मंदिर जाने में आपको 15 मिनट का टाइम लगता है, तो अगर आप अपने केदारनाथ धाम की यात्रा पर जा रहे हैं तो भैरवनाथ के मंदिर भी जरूर जाइए। ऊपर पहुंचकर मैंने भैरवनाथ जी के दर्शन किए। अगला दिन भी मुझे केदारनाथ धाम में बिताना था, लेकिन मेरी रूम की बुकिंग एक ही दिन की थी, इसलिए मैंने अपने लिए रूम सर्च किया। रूम बहुत ज़्यादा महंगे थे। एक बेड कम से कम 2 से 3 हज़ार का मुझे मिल रहा था, जो कि मैंने नहीं लिया। मैंने केदारनाथ धाम में GMEN का टेंट बुक किया। ऑनलाइन बुक किया, ऑफलाइन तो देखिए वहाँ मिलता ही नहीं, और अपनी रात मैंने उसी में गुजारी। पूरी रात केदारनाथ में स्नोफॉल होती रही, लेकिन टेंट में मुझे ठंड नहीं लगी। ये मेरी यात्रा का समापन है। अगले दिन मैं नीचे आया और फिर मैं सीधा अपने घर हरिद्वार आ गया। और हरिद्वार आने के बाद 2023 में केदारनाथ धाम जाने की तारीख फिक्स कर ली। इस बार मैं केदारनाथ धाम जा रहा हूँ 7 नवंबर को। मेरी केदारनाथ धाम में रूम की बुकिंग हो चुकी है, जो कि मैंने आप लोगों के सामने की थी। और इस बार मैंने गौरीकुंड में भी रूम बुक कर लिया है, जो कि मैंने आपको वीडियो के माध्यम से करके दिखाया है। यानी इस बार अब मुझे किसी के आगे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी रूम के लिए। अब 2023 शुरू हो गया है और मेरी केदारनाथ जाने की तारीख भी फिक्स हो गई है। अब बस इंतजार है अपनी उस तारीख का जब मैं केदारनाथ धाम जाऊंगा। वो तारीख भी जल्दी आ जाएगी। तो ये थी मेरी वो केदारनाथ धाम की यात्रा, जो कि मैंने भयंकर भीड़ होने में पूरी की है। मेरी इस यात्रा से आपको एक बात तो पता चल गई होगी कि भीड़ बढ़े ही कितनी हो, आपको सोनप्रयाग में बहुत आराम से जगह मिल जाएगी और आप पूरी नाइट यात्रा कर सकते हैं। और जो देखिए सबसे बढ़िया यात्रा होती है, अगर आपको बिना थके यात्रा करनी है तो वो यात्रा आपकी नाइट की यात्रा होती है। मैं तो आपको यही सजेशन करूंगा, अगर आप केदारनाथ धाम की यात्रा पर जा रहे हैं तो आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपना पैदल ट्रैक शुरू करिए, ताकि आप जल्दी से जल्दी केदारनाथ धाम पहुंच सके और आपके पास काफ़ी सारा टाइम होगा भोलेनाथ की केदार नगरी में घूमने का। तो मुझे उम्मीद है मेरी ये यात्रा उन सभी लोगों के लिए बहुत काम की साबित होगी जो अब केदारनाथ धाम की यात्रा पर जा रहे हैं। बाकी अगर आपको केदारनाथ धाम से जुड़ी किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए तो आपको स्क्रीन पे मेरा नंबर दिखाई दे रहा है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी सपोर्ट करूंगा केदारनाथ धाम से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव।